इस वीडियो में हम किप्स यूनिट नंबर 3 वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एट व्हाट एंगल वर्क डन विल बी मिनिमम? किस एंगल पे वर्क की वैल्यू मिनिमम होती है? अगर हम वर्क के रिलेशन को देखें तो वर्क इक्वल होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा के, और हम जानते हैं कि हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, इन दोनों एंगल्स के ऊपर जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो ज़ीरो आती है। दैट मीन्स कि हमारे पास अगर एंगल 90 और 270 होगा तो तब वर्क की वैल्यू मिनिमम होगी और इक्वल होगी ज़ीरो के। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? चार्ली। और सेम ऐसा क्वेश्चन पास पेपर में भी आ चुका है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो एंगल था वो 270 गिवन था। सेकेंड क्वेश्चन, if 10 kilogram mass is dropped from a certain height hits the ground with speed 10 मीटर पर सेकेंड, the height will be। एक 10 किलोग्राम मैस को ड्रॉप किया है एक सर्टेन हाइट से और वो ग्राउंड को हिट करता है 10 मीटर पर सेकेंड से, हमें हाइट को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन से हमें समझ आ रही है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है कि बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगी और उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हमारे पास इक्वल है mgh के और काइनेटिक एनर्जी का गेन हाफ mv स्क्वायर के। m कैंसिल हो जाएगा, रिक्वायर्ड है हाइट, तो हाइट इक्वल आ जाएगी v स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स g। वेलोसिटी हमारे 10 गिवन है, g की वैल्यू हम 10 ही अज्यूम करेंगे यहाँ पर, तो 10 कैंसिल हुआ तो 10 ओवर 2 5 मीटर आंसर होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a body is dropped from 1000 meter height if its potential energy is 810 raised to power 8 joule, what will be its velocity on reaching the ground? एक बॉडी को ड्रॉप किया है 1000 मीटर हाइट से, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 810 रेज़ टू पावर 8 जाउल है। वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ग्राउंड पे बॉडी पहुंचेगी? सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस और काइनेटिक एनर्जी का गेन। m कैंसिल हो गया तो वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा √2 टाइम्स gh। तो देखिए रिलेशन में सिर्फ हाइट रिक्वायर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी एक एक्स्ट्रा डाटा गिवन है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, g हमारे पास 10 और हाइट कितनी है 1000, मीन्स 10 रेज़ टू पावर 3, तो 3 और ये पावर 1 10 रेज़ टू पावर 4, और 10 रेज़ टू पावर 4 का अंडर रूट होगा 10 रेज़ टू पावर 2 और 2 का अंडर रूट 1.4, तो 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 140 यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, जो सबसे क्लोज यहाँ पर है 141। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट एंगल द वर्क डन विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू? किस एंगल के ऊपर जो वर्क है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ है? अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू वर्क की होती है वो याद रखिएगा 0 डिग्री पर होती है और वो एफ डी के इक्वल है। अब डायरेक्ट अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि किस एंगल पे हमारे पास कॉस की वैल्यू 1/2 आती है, तो 60, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या 60। लेकिन अगर नहीं समझ आती, कंडीशन लिख लें और इस कंडीशन में आप वैल्यूज पुट करें, तो वर्क को मैं रिप्लेस कर दूंगा एफ डी कॉस थीटा से, और ये इक्वल है हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू जो एफ डी है। तो एफ और डी कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल आ गया 1/2 के, तो थीटा इक्वल आएगा कॉस इनवर्स 1/2। तो वही बात जो मैंने पहले की कि हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा 60 डिग्री, जिसको हम π/3 भी लिखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a 500 Newton force is applied on an object and it moves with a velocity of 10 meter per second. If value of power is 2500 watt, then what will be the angle between force and displacement? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहा गया कि एक 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट पे जो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अगर पावर की वैल्यू 2500 वाट है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन एंगल क्या होगा? अब शायद इससे आप कंफ्यूज हो जाएं कि गिवन डाटा में वेलोसिटी है लेकिन एंगल पूछा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। याद रखें कि जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल होगा वही फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान भी एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर,
हम पावर के रिलेशन को यूज़ करेंगे एफ डॉट वी, जो एफ वी कॉस थीटा के इक्वल है, और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एंगल। तो जो एंगल फोर्स और वेलोसिटी के इन बिटवीन होगा वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन होगा। तो पावर है 2500, फोर्स हमारे पास है 500 और वेलोसिटी कितनी है 10। तो 500 इंटू 5, 2500, 5/10, 1/2। तो अगेन कॉस थीटा 1/2, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल क्या होएगा 60 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ वर्क इज। यूनिट ऑफ वर्क हम जानते हैं क्या है, जूल है। जूल के अलावा हमारे पास क्या यूज़ हो सकता है, अर्ग भी यूज़ हो सकता है, किलोवाट आर भी यूज़ हो सकता है, कैलोरी भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ ऐसा ही मेंशन नहीं है कि सिर्फ जूल ही ऑप्शन होगी, सिंपल यूनिट ऑफ वर्क पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन करेक्ट हमारे पास होगी, चार्ली, अर्ग। और अर्ग के बारे में आप लोग जानते हैं कि अर्ग यूनिट होता है किस सिस्टम में, CGS सिस्टम में, और इसकी वैल्यू भी हमने फर्स्ट यूनिट में कैलकुलेट की थी। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो हमने वहाँ फार्मूला यूज़ किया पावर का एफ वी कॉस थीटा। तो यही क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो कैलकुलेट होती है बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। तो हमारा आंसर क्या होगा, पावर, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a body is falling from a height h. After it has fallen a height h by 2, it will possess. एक बॉडी हमारे पास फॉल कर रही है हाइट h से, तो कहते हैं जब उसकी हाइट h by 2 होगी तो उस बॉडी में क्या होगा। अब ये मिड वे है, बॉडी हाइट के ऊपर है और फॉल कर रही है नीचे, तो इस पॉइंट के ऊपर उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी और काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अब क्या कहेंगे, हाफ पोटेंशियल एनर्जी या हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू mgh, हाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हाइट की वैल्यू h by 2 होगी तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के हाफ है। तो मिड वे के ऊपर हाफ पोटेंशियल एनर्जी और हाफ काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। अगर ये हाइट होती 1/4 तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 होती और काइनेटिक एनर्जी 3/4 होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, द वर्क डन बाय द फोर्स कीपिंग एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड इज। एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को एक सर्कल में मूव करवाए और बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, तो उसका वर्क क्या होगा। याद रखें एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाती है, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होने वाला जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। और हम रीज़न जानते हैं कि इसके रीज़न क्या है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये बेसिकली डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना होता है। और हर पॉइंट पर अगर हम इसका एंगल देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट तो वो कितना है 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, चाहे पाथ कंप्लीट सर्कल हो या कोई उसका पार्ट हो, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 10, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज। डैम के बारे में आपको पता है कि डैम एक स्टोर करता है वाटर को एक हाइट पे, तो वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है डैम के अंदर वो क्या है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो फिर जब वाटर फॉल करता है टर्बाइंस के ऊपर तो वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में और वहाँ से फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो डैम्स के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्लाइंग बर्ड हैज़। जो फ्लाइंग बर्ड है वो हमारे पास एक हाइट के ऊपर है, तो अगर फ्लाइंग बर्ड हमारे पास हाइट के ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें दो तरह की एनर्जी प्रेजेंट होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो अल्फा बीटा दोनों करेक्ट हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, चार्ली, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे ये कहा गया कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी सेम। हमें रेशियो फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल
एंड प्रोटॉन, और क्या चीज़ कंडीशन दी कि उनका जो मोमेंटम है वो सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मैस यूज़ करेंगे, तो वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर डिवाइड बाय 2m। अब रेशो बनानी है, तो रेशो हमारे पास बनाने के लिए कंडीशन को यूज़ करना पड़ेगा कि मोमेंटम उन दोनों का सेम है। तो मैस के साथ काइनेटिक का रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स पावर 1 के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन ओवर मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मैस प्रोटॉन के मैस से 4 टाइम्स होता है, तो m कैंसिल हो जाएगा, तो 1:4 हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अर्ग इज इक्वल टू, 1 अर्ग किसके इक्वल है, ये ऊपर हम बात कर चुके हैं। अर्ग CGS सिस्टम में एनर्जी का या वर्क का यूनिट होता है, और ये इक्वल होता है 10⁻⁻7 जूल के। तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 14th क्वेश्चन, a man push a wall with 50 Newton and it displace it 0 मीटर, his work done is। अगर फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन इज 0, आंसर चार्ली, नो वर्क डन। 15th क्वेश्चन, इफ अ mass of 5 किलोग्राम is lifted up to 5 मीटर, what will be the work done against the gravitational field। 15th क्वेश्चन में मैस है 5 किलोग्राम, उसको 5 मीटर हाइट तक लेकर गए, हमें वर्क डन फाइंड करना है बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है कि हमें यहाँ पर जो फोर्स लेनी होगी वो कौन सी लेनी होगी, ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा। अब हमारे पास F किस से रिप्लेस हो जाएगा, F रिप्लेस हो जाएगा mg से, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास रिप्लेस हो जाएगी h से। अब लिफ्ट करने का केस है, वेट डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो एंगल यहाँ पर क्या आएगा, 180 डिग्री। मैस 5, g 10 और हाइट कितनी है 5, और कॉस 180 -1। तो वैल्यूज़ को देखें, 5 × 10 50 × 5 250 जूल, और साथ नेगेटिव साइन जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से आ रहा है। तो चारों ऑप्शंस में ऐसा सिर्फ मैग्नीट्यूड की ऑप्शंस हमें नज़र आ रही हैं, तो जो सबसे क्लोज होगा 250 के वही आंसर है, और वो क्या है 245 जूल। अगर दो ऑप्शंस होती, एक पॉजिटिव 245 और एक नेगेटिव 245, तो ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव 245 वाला आंसर करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 16, the bodies of 1 kilogram and 4 kilogram have same kinetic energy, the ratio in their momentum will be। अब क्वेश्चन में उसने कहा कि दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस 1 किलोग्राम और एक का 4 किलोग्राम, और क्या चीज़ सेम है, काइनेटिक एनर्जी। अब रेशो फाइंड करनी है मोमेंटम की। अब हम रिलेशन यूज़ करेंगे मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ मैस एंड काइनेटिक एनर्जी, और वो होता है √2 टाइम मैस इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो रेशो बनाएंगे, कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो मोमेंटम का मैस के √ के साथ रिलेशन है, तो P1/P2 इज इक्वल टू √M1/M2। मैस की वैल्यू क्या है, 1 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम, तो 4 का √2, तो 1:2 हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ये कहा गया कि अ पर्सन स्टैंड्स होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 किलोग्राम एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, द वर्क डन इज। अब स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। अ पर्सन स्टैंड्स होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब होल्ड किया हुआ है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो चाहे जिस मर्जी हाइट के ऊपर हो, जब भी हमारे पास एक चीज़ को होल्ड किया हुआ है और वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही, तो वर्क डन क्या होगा, 0। ये वो सेम केस है कि दीवार पे फोर्स तो लग रही है लेकिन दीवार डिस्प्लेस नहीं कर रही, तो वर्क डन 0। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, a person walks 2 meter with an acceleration of 5 meter per second square holding an object of mass 2 kilogram, the net work done on the object is। a person walks 2 meter, अब यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट बता दी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर, कितनी एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और होल्ड किया हुआ एक ऑब्जेक्ट को
इसका मैस कितना है 2 किलोग्राम। द नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज, हमारा जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो यहाँ वो केस नहीं होगा कि हमने एक हाइट पे होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। तो चाहे उस बॉडी को होल्ड किया हुआ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर प्रेजेंट है तो यहाँ वर्क डन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर फार्मूला होगा एफ डी और फोर्स की जगह हमारे पास आएगा एम ए। तो मैस कितना है हमारे पास 2, एक्सेलेरेशन कितनी है 5 और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी 20 जूल। तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर आप डिफरेंस देख लें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बॉडी को एक हाइट पे पकड़ा हुआ है और बॉडी उस जगह से हिल नहीं रही। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम देखें तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन 0 है। लेकिन 18 क्वेश्चन में अगर एक बंदा वॉक कर रहा है और बॉडी फॉरवर्ड एक्सेलेरेट कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट कर रही होगी उस डायरेक्शन में फोर्स और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इस वजह से वर्क डन यहां पर नॉन जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। वर्क डन हमारे पास किस पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम वर्क के रिलेशन को देखें तो वर्क का जो रिलेशन हमारे पास है दैट इज एफ डी कॉस थीटा। अब यहां पर हमें स्पेसिफिकली बताना है कि किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब वर्क का रिलेशन है एफ डी कॉस थीटा, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट में भी करेगा, फोर्स पे भी करेगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में भी करेगा, लास्ट है इनिशियल वेलोसिटी, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20, in freely falling system, if potential energy is equal to kinetic energy, then force of friction will be। अगर हमारे पास एक फ्री फॉल सिस्टम में जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है उतनी काइनेटिक एनर्जी का गेन है, इसका मतलब किसी भी तरह की एनर्जी लॉस नहीं हो रही। तो अगर किसी तरह की एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी 0। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है चार्ली। इस चीज़ को आप यूं भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो केस था वो ये था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है और काइनेटिक एनर्जी का गेन है और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो अगर ये फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्टली इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और जब ये कैंसल आउट होंगे तो हाइट तो 0 नहीं है, ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 21, the velocity and momentum of a moving body are 10,000 centimeter per second and 10,000 gram centimeter per second. The kinetic energy will be। अब डेटा को देखें कि डेटा में हमें वेलोसिटी और मोमेंटम की वैल्यू गिवन है और हमसे क्या चीज़ पूछी गई काइनेटिक एनर्जी। तो वो रिलेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें मोमेंटम आता है वेलोसिटी आती है, तो वो ये फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर में एम वी की जगह पी लिख दिया। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, मोमेंटम हमारे पास कितना है 10,000 लेकिन ग्राम, और साथ यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो आप इसको इसी तरह से सॉल्व करें, एंड में आंसर आपके पास जो आएगा वो अर्ग में आएगा, तो उसको कन्वर्ट कर लें जाउल में। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है वो भी है 10,000, डिवाइड किससे करना है हमने 2 से। अब हमारे पास 10,000 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 5,000। तो 4 जीरोस ये हैं, 3 जीरोस ये हैं, हमारा आंसर आएगा 5 10 रेज टू पावर 7, लेकिन अर्ग क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर में यूनिट था। अब एक अर्ग में कितने जाउल होते हैं, एक अर्ग में 10 रेज टू पावर -7 जाउल होते हैं, क्योंकि ऑप्शन अगर देखें इस जाउल में है तो कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो 10 रेज टू पावर -7 + 7 0, तो आंसर हमारे पास क्या होगा 5 जाउल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डेल्टा 5 10 रेज टू पावर 0, क्योंकि 10 रेज टू पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। क्वेश्चन नंबर 22, इफ मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर हमारे पास एक मूविंग बॉडी का मोमेंटम डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब कंडीशन हमें बता दी कि मोमेंटम डबल हो रहा है, काइनेटिक बताना है, तो कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे जहाँ पर काइनेटिक और मोमेंटम के अलावा जो फैक्टर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ऑब्वियसली मैस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे p²/2m। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के स्क्वायर के साथ रिलेशन है। तो अगर आप मोमेंटम को डबल कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब
काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 40, जिसको हम क्वाड्रपल भी कह सकते हैं। 23rd क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ऑफ वॉच इज। स्प्रिंग ऑफ वॉच, स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग ऑफ वॉच में हमारे पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24, द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज न्यूमेरिकली इक्वल, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास इक्वल है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? अब हमें हिंट मिल गया कि कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे जिस रिलेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, तो वो ये रिलेशन है। अब कंडीशन हमें बता दी गई कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को इक्वल पुट कर दें, लेट से एक्स के, तो यह आ गया x इज इक्वल टू एक्स वी ओवर 2। एक्स कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 25th क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 4k न्यूटन गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 जूल, द वर्क डन इज। फोर्स गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 4k न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 जूल, क्या फाइंड करना है? वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। फोर्स गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 4k और डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 10j। अब डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स उनको मल्टीप्लाई करना, आई को आई से, जे को जे से और के को के से, तो यहाँ सिर्फ जे जे से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 10 हमारा आंसर क्या होगा? 20 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, a body travel displacement of 10 meter by a force of 5 Newton. If work done is 25 joule, the angle between force and displacement is। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि बॉडी ट्रैवल करती है 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 5 न्यूटन, वर्क डन है 25 जूल, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन एंगल क्या होगा? वर्क का रिलेशन है एफ डी कॉस थीटा, हमें रिक्वायर्ड है थीटा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वर्क ओवर एफ डी। पहले वर्क के साथ एफ टी डिवाइड हुआ और कॉस लेफ्ट पे जाके इन्वर्स हो गया। अब वैल्यूज पुट करें, जो वर्क की वैल्यू है वो गिवन है 25, जो फोर्स है वो 5 और डिस्प्लेसमेंट क्या है 10, तो 25 और नीचे 50, ये 1/2 आ जाएगा, तो हम पहले भी कर चुके। कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 27, kinetic energy of a body moving with speed 10 meter per second is 30 joule. If its speed becomes 30 meter per second, the kinetic energy will be। कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी जिसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है 30 जूल है, अगर स्पीड 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाए तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर हम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में वेलोसिटी का स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। अब इससे ये पता चला कि हमारे पास अगर वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक 4 टाइम्स, लेकिन यहाँ वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी 10 से 30 हो रही है, तो मीन्स वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज कर रही है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इससे ये पता चलेगा कि वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 30, 9 इंटू 30 270 जूल हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 28, द टाइम टेकन बाय इंजन ऑफ पावर 10 किलोवाट टू लिफ्ट अ मैस ऑफ 200 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर इज। कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? एक इंजन जिसकी पावर 10 किलोवाट है उसने 200 किलोग्राम का मैस 40 मीटर तक लिफ्ट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसमें यूज़ करेंगे पावर का फार्मूला वर्क ओवर टाइम और वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा।
तो रिक्वायर्ड अगर हमें टाइम है तो टाइम यहाँ पर इक्वल आ जाएगा mgh डिवाइड बाय पावर। तो मैस कितना है हमारे पास 200 और हाइट कितनी है 40 और पावर है 10 किलो मीन्स 10,000। तो देखें जो ज़ीरोज़ हैं 1 2 और ये 3 और ये 4 ये कैंसिल, तो 4 इंटू 2 8 सेकेंड हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 एफएससी की बुक में एक न्यूमेरिकल है, उससे रिलेटेड है कि इनिशियली 4 identical uniform blocks each of mass m and thickness h are spread on a table. How much work is done on the hook in stacking them on the top of one another? 4 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म बुक्स हैं जिनका मैस m और थिकनेस h है और एक टेबल पे पड़ी हुई है। ये फर्स्ट बुक, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनको स्टैक करना है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो वर्क डन क्या होगा, देखिए जब इनको स्टैक करेंगे तो फर्स्ट जो बुक है, लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ बुक नंबर 1 का, इसको बुक नंबर 2, इसको 3 और 4। तो फर्स्ट बुक तो मूव नहीं करेगी, सेकंड बुक को उसके ऊपर रखेंगे और फिर सेकंड के ऊपर हम थर्ड को लेकर आएंगे और फिर थर्ड के ऊपर हम रखेंगे फोर्थ को। तो मीन्स जो फर्स्ट बुक है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई, उसका वर्क डन क्या है 0। तो जब हम बुक्स का वर्क कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट बुक का वर्क डन 0, जो सेकंड बुक है उसको कितनी हाइट पर लेकर गए जितनी एक बुक की थिकनेस है h, तो यहाँ पर आएगा mgh। जो सेकंड बुक है उसको 2 बुक्स की हाइट तक लेकर गए या थिकनेस तक लेकर गए तो वहाँ पर आएगा mg2h। और इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड बुक है उसको किस हाइट पर लेकर जाएंगे 3h तक, और जो लास्ट बुक हमारे पास है उसको लेकर जाएंगे 4h तक। तो mg कॉमन है, सिंपल आपने 4 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 इनको ऐड करना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 10 टाइम्स mgh। ओके सॉरी, मैंने एक बुक को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास 4 है, मैंने 5 से कर दिया इसको। तो 4 बुक्स हमारे पास थी, तो लास्ट बुक 3h हाइट तक, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 mgh हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डेल्टा 6 mgh। क्वेश्चन नंबर 30। टू ट्रेवल अ कांस्टेंट स्पीड अ कार इंजन प्रोवाइड्स 24 किलोवाट ऑफ यूजफुल पावर। The driving force on the car is 600 Newton. At what speed does it travel? क्वेश्चन 30 में हमारे पास कहता है कि कांस्टेंट स्पीड के ऊपर कार मूव कर रही है और उसके लिए मूव करने के लिए 24 किलोवाट पावर हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी का इंजन। अगर जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है वो 600 न्यूटन है तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ रिलेशन हमारा यूज होगा पावर का फोर्स इनटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू एफ वी। तो रिक्वायर्ड है वेलोसिटी या स्पीड, तो यह आएगा पावर डिवाइड बाय फोर्स। तो पावर की वैल्यू 24 किलो मीन्स 24,000 और जो फोर्स की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 600। तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 6 इंटू 4 24, तो 4 इंटू 10 40 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 31। A force of 100 Newton is needed to lift the hook of a crane at a steady velocity. The crane is then used to lift a load of mass 1000 kg at a velocity of 0.5 meter per second. How much of the power developed by the motor of the crane is used in lifting the hook and the load? अब क्वेश्चन को यहां पर आपने समझना है, कहता है कि 1000 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है एक क्रेन को हुक को लिफ्ट करने के लिए एक स्टेडी स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे। कहते वही क्रेन फिर यूज होती है एक लोड को लिफ्ट करने के लिए, कितना लोड 1000 किलोग्राम, कितनी वेलोसिटी से 0.5 मीटर पर सेकंड से। कहता कितनी पावर डेवलप होगी मोटर की अगर क्रेन ने लिफ्ट करना है हुक एंड द लोड, दोनों चीज़ों को, क्योंकि हुक तो ऑब्वियसली क्रेन के साथ अटैच होती है, उसके साथ लोड अटैच होता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गई कि जब हम पावर का रिलेशन F इंटू वी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो F है ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा
m इंटू जी से, ओवरऑल वेट से। और ये मैस होगा ये दोनों का आएगा। दोनों का मतलब क्या होगा, ये मैस हमारे पास हुक का भी आएगा और हमारे पास उस वेट का भी आएगा जिसको लिफ्ट करना है। अब अगर हम अपने डाटा को देखें तो हमारे डाटा के अंदर एक मैस गिवन है और एक फोर्स गिवन है। तो मैं करना क्या पड़ेगा, हमें टोटल जो mg की वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए, जो टोटल वेट है उसको फाइंड करने के लिए मैं इसको कह देता हूं F डैश फोर्स या वेट ऑफ द हुक प्लस वेट ऑफ द लोड लेना पड़ेगा। अब वेट ऑफ द हुक तो डायरेक्ट हमें गिवन है 1000 और जो वेट ऑफ द लोड है उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा mg। तो मैस उसका कितना गिवन है 1000 और साथ g 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 और ये मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 10,000 तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल जो वेट है 11,000 न्यूटन। अब हम इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर mg बेसिकली टोटल वेट होगा, इसको अप्लाई कर देंगे तो f डैश की जगह आ गया 11,000 और जो स्पीड हमारे पास है वो कितनी है 0.5 मीन्स हाफ। तो 11,000 का हाफ अगर हम करेंगे तो यह आएगा 5500 वाट। तो ऑप्शन किलोवाट में 1000 से डिवाइड कर दें तो 5.5 किलोवाट हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 32 क्वेश्चन, कार X is traveling at half the speed of car Y. Car X has twice the mass of car Y. Which statement is correct? अब डेटा को देखें तो डेटा में कहता है कि कार X जो है वो ट्रेवल कर रही है हाफ स्पीड से एज कम्पेयर टू Y, लेकिन कार X का जो मैस है वो कार Y के मुकाबले में डबल है। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है? और सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो पहला काम ये कर लें क्वेश्चन नंबर 32 में कि आप दोनों बॉडीज़ के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ को देख लें क्या आएगी। एक कार X है और एक कार Y है। फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो जब हम x की बात करेंगे तो यह आएगा mx vx का स्क्वायर और जब y की बात करेंगे यह आएगा my vy का स्क्वायर। अब वैल्यूज क्या आ रही हैं? कहते हैं मैक जो वेलोसिटी है वो हाफ है कार y के। vx की जगह हमारे पास आ जाएगा vy डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, लेकिन मैस क्या है? डबल है। यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स m ऑफ y। अब 2 को कैंसिल नहीं करना क्योंकि अगर 2 को कैंसिल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 2 टाइम्स my, या स्क्वायर आप लोगे तो यह आएगा vi स्क्वायर ओवर 4। अब ये 2 इससे कैंसिल करें। अब ओवरऑल अगर फार्मूला को देखें तो फार्मूला कुछ इस किस्म का बना हाफ my vy का स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय 2। तो ये जो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू है ये क्या है? ये y की काइनेटिक एनर्जी है और वो किससे डिवाइड हो रही है? 2 से। तो क्या हमारी रिजल्ट आया कि x की जो काइनेटिक एनर्जी है वो y के कंपैरिजन में हाफ है। अब ऑप्शंस देखें, पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कार x हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार y। तो यही आंसर है कि x की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ है। तो आपने सॉल्व कर लिया तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें डायरेक्ट पता चल गया कि आंसर कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। हमारे पास अगर एक कार मूव कर रही है तो उस पर जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो उस पर अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? तो बेसिकली ब्रेक अप्लाई करने से जो वर्क डन होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। अगर ये मूव कर रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन ज़ीरो है तो जैसे ही हम रिटार्डिंग फोर्स को अप्लाई करेंगे तो इस रिटार्डिंग फोर्स के अप्लाई करने से जो वर्क डन होगा वो इस काइनेटिक एनर्जी को चेंज करके ज़ीरो कर देगा। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? चार्ली। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द पावर आउटपुट ऑफ अ लैंप इज 6 वाट। हमें पावर आउटपुट गिवन है एक लैंप की 6 वाट
हाउ मच एनर्जी डज द लैम्प गिव्स आउट इन 2 मिनट्स, वो कितनी एनर्जी देता है 2 मिनट्स में। अब डाटा को देखें, 6 वॉट हमें गिवन है पावर, फाइंड करनी है एनर्जी और टाइम कितना है 2 मिनट्स। अब रिलेशन यूज करेंगे यहां पावर का, वर्क ओवर टाइम, यहां पर हम ये ले लेंगे एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब वैल्यूज पुट करें, यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब सेम सिस्टम, पावर 6 टाइम 2 मिनट, कन्वर्ट करेंगे सेकेंड तो ये 60, तो 120 इंटू 6, हमारा आंसर क्या होगा 720 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन क्या है, अ बॉल is thrown vertically upward, neglecting air resistance, which statement is correct? एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया, हमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या कही गई, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज ग्रेटेस्ट एट द हाईएस्ट एट द ग्रेटेस्ट हाइट। ट्रेन गलत है, क्योंकि ग्रेटेस्ट हाइट के ऊपर वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स। सेकंड कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम ड्यूरिंग द असेंट, कि पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं करती, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी यूनिफॉर्मली हमारे पास इंक्रीज नहीं कर रही होगी। थर्ड ऑप्शन हमें कहता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट। गलत है, मोमेंटम यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम तो है नहीं, फोर्स अप्लाई हो रही है। और लास्ट कहता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, क्योंकि जब बॉल को अपवर्ड फेंकेंगे तो अपवर्ड जाते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, एंड थ्रू आउट द मोशन ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्वेश्चन नंबर 36। A man weighing 500 Newton carries a load of 10 kg to the top of a building in 4 minutes. The work done by the man is 610 raised to power 4 joule. If he carries the same load in 8 minutes, the work done by the man will be. देखिए, हमें पता है कि जो वर्क होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अगर एक बॉडी को एक हाइट पे लेकर जा रहे हैं तो वर्क सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, तो कहीं पर भी टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो चाहे हम 8 सेकंड में लेकर जाएं और चाहे हम 4 सेकंड्स में या 4 मिनट्स में, तो दोनों केसेस के अंदर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, सेम, 4 मिनट्स में भी और 8 मिनट्स में भी। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि सेम मैस को सेम हाइट तक लेकर जाना है। तो वो चीज़ यहाँ पर गिवन है कि 500 न्यूटन का लोड, एक मैन 500 न्यूटन का वो लोड उठाता है 10 किलोग्राम, 4 मिनट्स में लेकर जाता है टॉप तक। वही आदमी में सेम वेट 500 न्यूटन, अब वो लोड कैरी करता है हाइट 8 मिनट तक, तो अब वर्क डन क्या होगा, तो आंसर होगा, पहले अगर 610 raised to power 4 जूल है तो अब भी 610 raised to power 4 जूल ही होगा, क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंस वर्क की नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 37। A person holds a bucket of weight 60 Newton. He walks 7 meters along the horizontal path and then climbs up a vertical distance of 5 meters. The work done by the gravity is. अब दो कंडीशंस यहाँ पर गिवन है। पहले वो आदमी जो है वो एक बकेट जिसका वेट 60 न्यूटन है उसको हॉरिजॉन्टल पाथ पे लेकर जाता है, और कितना डिस्टेंस, 7 मीटर। उसके बाद वो क्लाइम करता है वर्टिकल 5 मीटर। अब ओवरऑल हमारा वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा। अब हम इसमें अगर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं इस केस के अकॉर्डिंग, तो लेट्स से हमारे पास ये वो बकेट है जिसका वेट डाउनवर्ड है, जिसको मूव करवाया पहले हॉरिजॉन्टल, कितना, 7 मीटर, एंगल कितना यहाँ पर 90 डिग्री। तो फर्स्ट हाफ में तो वर्क डन 0। उसके बाद उसी बकेट को लिफ्ट किया गया है और वर्टिकली ऊपर लेकर जाया गया, कितना वर्टिकल ऊपर, 5 मीटर। तो अब अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट वो डाउनवर्ड है, बॉडी अपवर्ड लेकर जा रहे हैं, एंगल 180 डिग्री, अब वर्क डन नॉन ज़ीरो होगा। तो मैं अगर वर्क टोटल कैलकुलेट करता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के वर्क को ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट के केस में हमारा जो एंगल है वो कितना है, 90, तो वो तो सिंपली 0 हो जाएगा वर्क डन। लेकिन सेकंड केस में जो वर्क डन है
वो नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि वहाँ पर एंगल 180 है। तो फर्स्ट ज़ीरो आ गया। मैस कितना है जिसको हम लेकर जा रहे हैं, बल्कि वेट गिवन है 60 न्यूटन, तो एम जी की जगह 60 आ जाएगा। और किस हाइट तक लेकर गए, 5 मीटर, और कॉस 180 -1, तो ये आंसर आ जाएगा -300 जूल या न्यूटन मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, अल्फा। नेक्स्ट 38, अ मैन M1 of mass 80 kg runs a staircase in 15 seconds. Another man M2 also of mass 80 kg runs up the same staircase in 20 seconds. The ratio of power delivered by them will be. अब पावर है, वो पावर तो टाइम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों के में सेम आएगा। तो मैस कितना है दोनों का, 80 किलोग्राम। M1 भी 80 किलोग्राम और M2 भी 80 किलोग्राम। पहला 15 सेकंड में एक स्टेयर केस पे जाता है और दूसरा आदमी 20 सेकंड में जाता है। हमें रेशो फाइंड करनी है पावर की। अब यहाँ पावर का जो रिलेशन यूज होगा वो क्या होगा, वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम। अब न्यूमरेटर के जो फैक्टर्स हैं वो सेम है, तो पावर का रिलेशन टाइम के साथ क्या है, इनवर्स। तो यहाँ से अगर आप रेशो बनाएंगे तो क्या आएगी, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। तो हमारे पास अब वैल्यूज देखें क्या है, जो सेकंड पर्सन का टाइम है वो 20 है और फर्स्ट का कितना है 15। तो 5 इंटू 4 एंड 5 इंटू 3, तो 4/3 हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 39, एन इंजन पंप्स आउट 40 kilogram of water in, sorry, engine pumps up 100 kilogram of water through a height of 10 meter in 5 seconds. Given that the efficiency of the engine is 60%, what is the power of engine? अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो वह कहता है कि इंजन है जो 100 किलोग्राम वाटर को पंप करता है 10 मीटर की हाइट तक 5 सेकेंड में। कहता अगर उस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 60% है, तो ये बताएं कि हमारे पास पावर ऑफ इंजन क्या होगी। अब हमें यहां पर करना क्या है, एफिशिएंसी का रिलेशन यूज करना है। एफिशिएंसी हमारे पास इक्वल होती है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। अब हमें रिक्वायर्ड यहां पर क्या है, हमें यहां जो रिक्वायर्ड बेसिकली है वो इनपुट पावर है, क्योंकि ये तो बता दिया गया हमें कि वो 100 किलोग्राम वाटर को 10 मीटर हाइट तक लेकर जाती है, तो ये बेसिकली उसकी आउटपुट गिवन है। हमें एक्चुअल बताना है कि उसकी जो पावर है वो कितनी है। तो इनपुट पावर का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा आउटपुट पावर डिवाइड बाय एफिशिएंसी। अब आउटपुट पावर क्या होगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, mgh ओवर टी, और ये डिवाइड हो जाएगा एफिशिएंसी से। अब वैल्यूज पुट करें, मैस हमारे पास क्या है 100, g 10, हाइट कितनी है 10, टाइम नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एफिशिएंसी से, 60% मीन्स 0.6, और साथ टाइम मल्टीप्लाई जो कितना है 5। अब इसको सॉल्व हमने करना है, सिंपल डाटा है। आप चाहे तो नीचे मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो अगर मैं 6 और 5 को करता 30, लेकिन पॉइंट है तो ये 3 आ जाएगा। ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास 4 जीरोज़ हैं, तो यह आ गया 1/3 और साथ 10⁻⁴। तो 1/3 क्या होता है 0.33 और साथ आ गया 10⁻⁴। डेसिमल को अगर मूव करवाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.3 किलोवाट हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा, 3.3 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 कहता है कि इंजन पंप्स आउट 40 किलोग्राम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। द वाटर कम्स आउट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन इन किलोवाट। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि एक इंजन 40 किलोग्राम जो वाटर है उसको पंप आउट करता है, बाहर निकालता है, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। द वाटर कम्स आउट वर्टिकली अपवर्ड, कितनी वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड। तो कहते बताएं इंजन ऑफ पावर क्या है। अब यहां पर जो पावर का रिलेशन यूज होगा वो F इंटू वी होगा, और यहां पर F को हम जो रिप्लेस करेंगे किससे करेंगे, mg
ओवरऑल ब्लेड्स हैं। तो मैस कितना है 40, जी हमारे पास क्या है 10, और यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से वाटर पंप आउट हो रहा है 3। हमने mgh/t क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि h गिवन नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें 4 × 3 12, साथ 2 0 हैं, तो यह आएगा 1200 वाट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या बनती है, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1.2 किलोवाट। तो 1200 वाट या 1.2 किलोवाट, करेक्ट आंसर इज अल्फा। Question 41. A ball of mass 2 kg and other of mass 4 kg are dropped together from 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energy will be in the ratio. अब क्वेश्चन नंबर 41 में हमें ये कहा गया कि एक बॉल है जिसका मैस 2 किलोग्राम है और दूसरी बॉल का मैस है 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम। उन्हें ड्रॉप किया दोनों को सेम हाइट से, 60 फीट टॉल बिल्डिंग से। कहते 30 फीट डिस्टेंस के बाद उन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी रेशो क्या आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वो यूज़ होगा ½ mv², और जो v होगा उसको हम क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, √2g डेल्टा h से। तो हाइट का ओवरऑल जो चेंज है वो तो दोनों का क्या है, वो सेम है, तो वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेन चीज़ जो है वो मैस है जिससे आइडेंटिफाई होगा कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो देखते हैं सोल्यूशन इसका कैसे होगा। काइनेटिक एनर्जी की रेशो फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी ओवर 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, ये आपके पास आ जाएगा ½ m1 v1² ओवर ½ m2 v2²। 1/2 कैंसिल हो गया। इसके अलावा वेलोसिटी भी कैंसिल होगी। उसकी रीज़न ये कि अगर मैं लॉस इन पोटेंशियल एंड गेन इन काइनेटिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करूं तो यह आएगा 2g इंटू डेल्टा एच, और जो डेल्टा एच है वो दोनों के लिए सेम है, और वो कितना है 60 - 30 = 30 फीट। इसका मतलब ये हुआ कि v1 और v2 क्या है, वो सेम है, क्योंकि सेम हाइट दोनों ने अटेन की। तो v1 और v2 भी क्या होएगा, कैंसिल। तो सिंपल m1 ओवर m2। तो फर्स्ट बॉडी का जो मैस है वो 2 है और सेकंड का कितना है 4, तो 2/4 आंसर क्या होगा 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 42nd क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ मैस ऑफ 0.5 किलोग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस collide with the nearly weightless spring of force constant 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring would be, मैस गिवन है 0.5 किलोग्राम, 1.5 मीटर पर सेकेंड से वो मैस मूव कर रहा है। उसके बाद कहता है कि वो स्ट्राइक करता है एक वेटलेस स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है। हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू। अब ये वो बॉडी है जिसका मैस 0.5 किलोग्राम, मूव कर रही है वेलोसिटी v से, इस स्प्रिंग के साथ हिट हुई, स्प्रिंग क्या हो जाएगा कंप्रेस, तो जो उसकी मैक्सिमम कंप्रेशन है वो हमने कैलकुलेट करनी है। 42 क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी बॉडी की लूज हो रही है और वो कन्वर्ट हो रही है कि इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी क्या है ½ mv², और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है 1/2 kx²। तो 1/2 कैंसिल, हमें रिक्वायर्ड x है, k डिवाइड हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आएगा m/k, और साथ क्या v²। तो जब आप अंडर रूट लोगे तो m/k पे अंडर रूट आएगा, साथ आ जाएगा v। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। जो मैस है वो कितना गिवन है 0.5, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 50, और साथ वेलोसिटी उसकी वैल्यू हमारे पास है 1.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 2 जाके 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 100, जाके पास आ जाएगा √1/100, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1.5, तो 100 का √10, तो 1.5/10 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो x है उसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.15 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास क्या है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। An elevator motor produces 3000 watt power. The speed with which it can lift
1000 किलोग्राम लोड इज। हमारे पास एलिवेटर की पावर गिवन है 3000 वाट, स्पीड फाइंड करनी है और जो वेट वो लिफ्ट कर रहा है वो 1000 किलोग्राम है। अब क्वेश्चन से हमें पता चल गया कि कौन सा फार्मूला जिसमें वेलोसिटी आती है पावर के एफ वी और एफ वेट के इक्वल होगा, तो ये एम जी ई वी आ गया। तो रिक्वायर्ड वी है, तो वी किसके इक्वल होगा, पावर डिवाइड बाय एम जी। तो पावर की वैल्यू 3000, मैस हमारे पास कितना है 1000 और जी 10। तो देखें ये तीनों जीरोस कैंसिल हो गए। 3 डिवाइड बाय 10 हमारी पावर कितनी आ जाएगी 0.3 वाट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है चार्ली। सॉरी पावर नहीं थी, वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन द रिलेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग अ बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब है कि हमारे पास एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया, तो बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया है तो पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। और रास्ते में क्या हो रहा है, रास्ते में जो एयर रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसका वर्क होगा। और अगर हाइट एच है तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होएगी एफ इंटू एच। तो क्या रिलेशन यहाँ पर होगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, काइनेटिक का गेन एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 45, force F acts on an object varies with distance x as shown in figure. The work done by the force in moving the object from x is equal to 0 to x is equal to 6 meter. x is equal to 0 to x is equal to 6 meter. इसका मतलब हमें ओवरऑल क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। ये कौन सी शेप है, ये हमारे पास ट्राइपेजियम है, क्योंकि ये दो साइड्स हमारे पास क्या है पैरेलल है। इस साइड को बोल दें a, इसको b और दोनों के दरमियान डिस्टेंस h। तो 45 क्वेश्चन में अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है तो हमें फाइंड करना है ट्राइपेजियम के एरिया को। अब ट्राइपेजियम का एरिया कैसे फाइंड होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अब a कितना है 0 to 3, b कितना है 0 to 6 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास, दैट इज 3। तो 6 + 3 9 × 3 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 2। तो करेक्ट आंसर इज 13.5 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बीटा। 46 क्वेश्चन, अ बॉम्ब of mass 10 kg at rest explode into two pieces of mass 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass is. अब देखिए हमारे पास एक बॉम्ब है जिसका मैस गिवन है 30 किलोग्राम और वो रेस्ट पर है, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। वो एक्सप्लोड करता है दो पीसेस के अंदर, एक का मैस 18 किलोग्राम और एक का 12 किलोग्राम। जो 18 किलोग्राम है उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है दूसरे की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए दूसरे की वेलोसिटी का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो जितना मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का या फर्स्ट पार्ट का होगा उतना सेकेंड पार्ट का होगा। और ये कंडीशन मैंने बताई थी आपको लास्ट यूनिट में, तब अप्लाई होती है जब इनिशियल मोमेंटम 0, तो वो रेस्ट पे था इस वजह से इनिशियल मोमेंटम 0। अब m1 की बात करें तो m1 हम इसको बोल देते हैं 30 किलोग्राम, तो टोटल है m1 फर्स्ट पीस का मैस 80 किलोग्राम और m2 बोल देते हैं 12 किलोग्राम। और 18 किलोग्राम की वेलोसिटी है वो 6 है, तो हमें v2 को फाइंड करना होगा। वैल्यूज पुट करें 18 और v1 कितना है 6, तो ये 12 और यहाँ के पास आ जाएगा v2। 6 × 2 12 और 2 जाके 18 से डिवाइड होगा, तो वेलोसिटी आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। अब हमें सेकेंड पार्ट की काइनेटिक फाइंड करनी है, तो यह आएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो मैस सेकेंड पार्ट का 12 है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है 9,
तो ये आ गया 6, तो 9 का स्क्वायर 81, तो मैं 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है 81 से, तो 81 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट अगर करें तो 80 इंटू 6 हमारे पास क्या होगा 480, तो हमारा आंसर एग्जैक्ट जो होगा वो 486 जूल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 486 बीटा। 47. The power needed to lift a mass of 5000 gram to a height of 1 meter in 2 seconds. सिंपल क्वेश्चन है, मेन चीज़ सिर्फ ये है कि मैस किलोग्राम में नहीं ग्राम में गिवन है, हाइट 1 मीटर है, टाइम 2 सेकेंड है, पावर फाइंड करनी है। तो पावर का फार्मूला लिफ्टिंग में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम। तो मैस है 5000 ग्राम, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 1000 से तो ये आ जाएगा 5 किलोग्राम। जी 10, हाइट कितनी है 1 और टाइम कितना है 2, तो 10 इंटू 5 50 डिवाइड बाई 2 25 हमारे पास वॉट आंसर आएगा। तो 25 के सबसे क्लोज 24.5 वॉट है। तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 48 क्वेश्चन, 3 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 3 सेकेंड, देन पावर इज। 3 जूल वर्क है और 3 सेकेंड में हुआ, पावर क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, पावर वर्क ओवर टाइम है, 3 जूल 3 सेकेंड में, तो 1 वॉट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। 49 क्वेश्चन, a stone is thrown up from a surface of earth, when it reaches at maximum height its total energy is equal to। एक स्टोन को सरफेस ऑफ अर्थ से थ्रो किया और उसने मैक्सिमम हाइट को अटेन किया, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है। तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी mgh, तो आंसर क्या होगा mgh, और ऑप्शन ये क्या है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, यू लिफ्ट अ सूटकेस फ्रॉम द फ्लोर एंड कीप इट ऑन अ टेबल, द वर्क डन बाय यू ऑन द सूटकेस डज नॉट डिपेंड अपॉन। आपने लिफ्ट किया एक सूटकेस को फ्लोर से और एक टेबल पे रख दिया, जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता था पाथ टेकन बाय द सूटकेस, ट्रू, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पाथ पे वर्क डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे करता है। सेकंड हमारे पास वो कहता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, तो ये तो डिपेंड करता है, तो ये तो नहीं कह सकते डिपेंड नहीं करता। उसके बाद वो कहता है चार्ली डज नॉट डिपेंड अपॉन वेट, गलत है, वेट पे तो डिपेंड करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या बनी अल्फा, कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड पूछा था तो पाथ, अगर कहता डिपेंड्स अपॉन तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और वेट हमारे पास आता। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन में वो कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड is 30 joule. If the speed becomes 30 मीटर पर सेकेंड द काइनेटिक एनर्जी becomes। ये क्वेश्चन अब रिपीट हो रहा है, इसको पहले भी हम कर चुके हैं कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड की बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 30 जूल है। तो स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इससे ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेशन है। वेलोसिटी पहले हमारे पास 10 थी v1 और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई 30 v2। तो जो वेलोसिटी है v2 वो 3 टाइम्स हो रही है, तो जब जहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले से 9 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है 30, 9 इंटू 3 हमारे पास ये आएगा 27 और साथ 0 तो 270 जूल। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 52, an engine pulls a car of mass 1500 kg on a level road at a constant speed of 5 meter per second. If the frictional force is 500 Newton, the power does the engine generate is। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि इंजन
पुल करता है कार को जिसका मैस 1500 किलोग्राम है कांस्टेंट स्पीड से, जो 5 मीटर पर सेकंड है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स 500 न्यूटन है तो पावर कितनी होगी? ये कंडीशन आप लोग मैट्रिक लेवल के ऊपर पढ़ते हैं कि जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट स्पीड के ऊपर अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन इक्वल होते हैं, तभी नेट फोर्स ज़ीरो, एक्सेलेरेशन ज़ीरो और स्पीड कांस्टेंट होती है। तो रिक्वायर्ड में पावर है तो पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी, और यहाँ अप्लाइड फोर्स की जगह फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है 500, स्पीड कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 2500 वाट यानी 2.5 किलो वाट हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 53 क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। अब ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कितना वर्क रिक्वायर्ड होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 54, if force and displacement of a particle in the direction of force are doubled, the work would be। अब दोनों चीजें हमारे पास डबल हो रही हैं, कहता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल, तो वर्क डन क्या होगा? अगर दोनों चीजें डबल हों तो सिंपली जो वर्क होगा वो 4 टाइम हो जाएगा। और कैसे? वर्क के रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो वर्क एफ डी है, कुछ भी नहीं करना, फोर्स को भी डबल, डिस्प्लेसमेंट को भी डबल, और ये स्पेसिफिक है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसके अलॉन्ग वाला, अगर परपेंडिकुलर होता तो वो इन्वॉल्व ना होता, यह आ गया 4 टाइम्स, क्वाड्रपल। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। 55, a man starts walking from a point on a surface of earth and reaches diagonally opposite point. What is the work done by him? अब यहां पर हम देखें कि एक आदमी स्टार्ट करता है 1 पॉइंट से ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ और पहुंचता है डायगनली ऑपोजिट पॉइंट पे। व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम? वर्क डन बाय हिम के अंदर हमारे पास जो फोर्स इन्वॉल्व होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होगी। तो अगर कोई चलकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चला गया, चाहे वो अर्थ के दूसरे एंड पे चला गया, हर पॉइंट पे अगर देखेंगे तो वेट कहाँ है? डाउनवर्ड है, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? फॉरवर्ड है। एंगल कितना होगा? एंगल होगा 90 डिग्री। तो वर्क डन इस केस में उसकी वजह से कितना होगा? वो 0 के इक्वल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या बनेगी? बीटा। 56 क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m is traveling some distance s. Starting from rest under the action of constant force is directly proportional to। एक बॉडी जिसका मास m जो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस s, रेस्ट से उसकी मोशन स्टार्ट हुई, उसके बारे में वो ये कहता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कांस्टेंट फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। तो बेसिक क्वेश्चन का जो मकसद है वो ये हमसे पूछना है कि काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशन होगा या नहीं होगा। डायरेक्ट इसका तरीका तो ये है कि हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ओवरऑल जो भी वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी वर्क डन पे, यानी फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे, मास के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। अब इस चीज़ को कि मास के साथ उसका रिलेशन नहीं है हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन हमने करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी एफ स्क्वायर, तो हमें वी एफ रिक्वायर्ड होगा, और वी एफ को जब हम काइनेटिक के फार्मूला में पुट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि क्या काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही। अब देखें कैसे करना है। फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स इक्वल है एम ए, यहाँ से बॉडी की एक्सेलेरेशन आ जाएगी और वो आ जाएगी अप्लाइड फोर्स ओवर मास। डिस्टेंस यूज़ करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, वी आई 0, और यहाँ पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू को जो एफ ओवर एम सब्स्टिट्यूट कर दें। अब डिस्टेंस को मैंने क्यों फाइंड किया? ताकि मैं यहाँ से टाइम को देख सकूँ कि क्या आएगा, और टाइम को फाइंड करने की रीज़न ये है कि हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे, और ये वेरिएबल वही होने चाहिए जो हमारे डाटा में गिवन है। तो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 2 टाइम एस एम ओवर एफ,
और स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट। अब ये टाइम हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ताकि फाइनल वेलोसिटी फाइंड हो जाए। तो वी आई 0 है, ए एफ ओवर एम है और टाइम हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 टाइम एस एम ओवर एफ। अब ये फाइनल वेलोसिटी हम सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में, जिससे पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ रिलेशन है या नहीं है। मैस m, फाइनल वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू पुट करें, स्क्वायर है तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल होगा तो 2 टाइम एस एम ओवर एफ। अब देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है, m इंटू एम एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, f का कैंसिल हो गया स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को देखें तो सिर्फ क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये किसके इक्वल है, वर्क डन के। और जो मैस था वो ओवरऑल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो बॉडी कांस्टेंट फोर्स की वजह से डिस्टेंस s कवर करेगी तो काइनेटिक एनर्जी मैस पे डिपेंड नहीं करेगी बल्कि वर्क पे डिपेंड करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, अल्फा। 57 क्वेश्चन, द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये पहले भी हम कर चुके हैं कि जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता और इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, और ये क्वेश्चन में पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी, डेल्टा, क्योंकि वर्क का फार्मूला एफ डी कॉस थीटा, तो फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। 58 क्वेश्चन, A stone is thrown up from the surface of earth when it reaches at maximum height its kinetic energy is। हमने सरफेस ऑफ अर्थ से एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो पूछता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अगर वेलोसिटी ज़ीरो तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगी, चार्ली। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो तो फिर हुआ क्या, हुआ ये है कि बॉडी को जब अपवर्ड थ्रो किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो लूज़ हो गई और मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक ज़ीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम इक्वल टू mgh। 59 क्वेश्चन, वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, जो वर्क का रिलेशन है वो है एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल या 0 या 180 डिग्री हो तब हम कहेंगे कि वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम है। रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो 0 पे और 180 पे मैक्सिमम आती है। 0 पे जो कॉस की वैल्यू है वो +1 आती है, इसका मतलब 0 डिग्री के ऊपर जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, और 180 पे जो कॉस की वैल्यू है वो -1 आती है, मींस 180 पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। तो वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज आइदर 0 और 180 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन, ऑल द फूड वी ईट इन वन डे हैज़ अबाउट द सेम एनर्जी। जो फूड हम एक दिन में खाते हैं वो कितनी एनर्जी के इक्वल है, ये बुक की साइड इंफॉर्मेशन है। एक दिन का खाना इक्वलेंट होता है 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल की एनर्जी के, और अगर ये होता 3 दिन का खाना तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर 1 लीटर हमारा आंसर होता। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो क्या है, चार्ली।